हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। एक बार फिर से मैं हूं अरुण और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12वीं के गणित विषय के लिए। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप सभी विद्यार्थियों को कक्षा 7 से लेकर 12 तक आपके समस्त विषय पूरी तरह से स्कूली कक्षा के फ्री पढ़ाते हैं। इसके लिए किसी भी स्टूडेंट को कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं होती, ना ही आपसे कोई ये बोलने वाला है कि आपको इतने समय में इतने पैसे देने हैं। बेसिकली आपको जो भी यहां पर पढ़ाया जाता है वो पूरी तरह से फ्री है। हम शुरुआत करने वाले हैं आज विविध उदाहरणों के साथ। संबंध और फलन नाम का अध्याय है, अध्याय नंबर 1 जो कि आपको गणित विषय में पढ़ना होता है। इसको आप कक्षा 11वीं में पढ़कर भी आए हैं, लेकिन वहां जो पढ़ा था और यहां जो पढ़ रहे हैं दोनों चीजें अलग अलग है। हालांकि ऐसा नहीं है कि 11वीं के बिना 12वीं संभव है, और ऐसा भी नहीं कि 11वीं नहीं पढ़ी तो 12वीं कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो वहां पढ़ा था उसका प्रयोग भी यहां पर है, जो यहां पढ़ रहे हैं उसका उपयोग तो है ही। बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल। शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ, विविध उदाहरण जो आपकी एनसीईआरटी किताब में दिए गए हैं। यदि पहला सवाल है, जिसका मतलब 41वां उदाहरण आपकी किताब में यह होगा, यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 या R1 सर्वनिष्ठ R2 भी एक तुल्यता संबंध है। सबसे पहला सवाल है कि तुल्यता संबंध क्या होता है ना। सबसे पहला सवाल क्या होगा कि तुल्यता संबंध क्या होता है। तो संबंध के बारे में अपन बात करते हैं। पहले तो संबंध को, मतलब संबंध से जो सवाल होते हैं, संबंध तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मूलतः जो सवाल होते हैं वो 3 संबंधों पर होते हैं। पहला स्वतुल्य, है ना। और ये सभी कब निकाले जाएंगे? जब हम किसी ए समुच्चय पर बात करेंगे, मतलब हम ए समुच्चय पर किसी संबंध को परिभाषित करते हैं तब, है ना। तो स्वतुल्य में क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट या जितने भी अवयव जो ए समुच्चय के हैं, आपको a, संबंध में होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं, अगर मान लीजिए ए समुच्चय में 1, 2 और 3 अवयव होते, जैसे उदाहरण के लिए ए समुच्चय में 1, 2 और 3 नाम के अवयव होते, तो मैं कहता कि संबंध में 1,1, 2,2 और 3,3 होने चाहिए। इसके अलावा कुछ होगा हमें उससे दिक्कत नहीं है। दूसरा आता है सममित। सममित की कहानी क्या थी? सममित की कहानी यह थी कि किसी भी समुच्चय में यदि, मतलब ऐसा मान लो, यदि a, b संबंध में है, यदि a, b संबंध में है, जैसे मान लीजिए 1,2 है, तो 2,a भी होना चाहिए, मतलब b, a भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी संबंध में 2,3 लिखा है, तो 3,2 भी लिखा होना चाहिए, तब उसे सममित कहा जाएगा। ठीक है। तीसरा संक्रामक। और संक्रामक में कहानी क्या होती है? संक्रामक में कहानी यह होती है कि यदि, यहां एक नोट करने की बात है कि यदि a, b संबंध में है, b, c संबंध में है, अगर ये दोनों चीजें हैं, जैसे मान लीजिए 1, 2 है और 2, 3 है, तो a, c भी संबंध में होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? a, c भी संबंध में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 1, 2 है, 2, 3 है, तो 1, 3 होना चाहिए। अगर मान लीजिए सिर्फ a, b है और b, c नहीं है, तो वो हमेशा संक्रामक होगा। अगर ये दूसरा वाला पार्ट नहीं है तो, अगर दोनों पार्ट है तो तीसरा पार्ट होना चाहिए, तब हम किसी संबंध, ये 3 तरह के संबंध होते हैं मूलतः। ऐसा संबंध जो स्वतुल्य, सममित और संक्रामित तीनों हो, ऐसे संबंध को तुल्यता संबंध कहा जाता है। तो तुल्यता संबंध के बारे में बात कब करेंगे? जब संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रमित हो। बात ठीक है क्या? चलिए, अगर इतना है तो इस सवाल पर आते हैं। आपको यह बोला है कि ए समुच्चय में R1 और R2 दोनों तुल्यता संबंध है, मतलब R1 और R2 स्वतुल्य है, R1 R2 सममित है, R1 R2 संक्रमित भी है। तो सबसे पहले आपको यह बात करनी है, सबसे पहले मान लेते हैं, जैसे अपन बात करते हैं कि चूंकि R1 एवं R2 स्वतुल्य है। अब तुल्यता के बारे में बात की है
तो स्वतुल्य तो होगा ही होगा। अच्छा, अगर ये स्वतुल्य है तो एक बात बताइए, वो सारे अवयव जो समुच्चय ए में है, वो सारे अवयव जो समुच्चय ए में, अब समुच्चय में क्या क्या हो सकता है, सवाल में दिया नहीं है। हो सकता है समुच्चय ए प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो सकता है समुच्चय 1 से लेकर 10 तक की प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो सकता है समुच्चय 2 से लेकर 50 तक की संख्याओं का समुच्चय, कुछ भी हो सकता है। अब अगर ये दोनों संबंध स्वतुल्य है तो क्या a, a R1 में उपस्थित होगा? होगा, बिल्कुल होगा, है ना। साथ ही साथ एवं a, a R2 में भी उपस्थित होगा। स्वतुल्य का मतलब क्या है, जितने भी a में अवयव हैं सबका सेम फोटोकॉपी होनी चाहिए। a मतलब 1 1 2 2 3 3। तो अगर इन दोनों का सर्वनिष्ठ लोगे, जैसे मान लो यहां पर 1, 1 है और यहां पर 1, 1 है, तो R1 सर्वनिष्ठ R2 में भी 1, 1 होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं, अगर ऐसी कहानी है तो इस कहानी के हिसाब से a, a R1 सर्वनिष्ठ R2 में भी होगा। सर्वनिष्ठ का मतलब क्या है, वो सारी चीजें जो दोनों में उपस्थित होती है। अब जब वो a, a यहां पर है तो इन दोनों में उपस्थित है। सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में से इंटरसेक्शन बोलते हैं। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या भाई साहब, वो चीजें जो दोनों में उपस्थित है। अगर दोनों में उपस्थित है तो आपने ऐसा लिखा। अब यदि ऐसा है तो क्या आप कह सकते हैं कि R1, R2 या R1 इंटरसेक्शन R2 फर्स्ट स्टेप में क्या कहा जा सकता है, अतः R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य है। बात क्लियर है क्या? स्वतुल्य है मतलब हर एक के लिए जो समुच्चय ए में है a, a उपस्थित है। अभी बात करते हैं दूसरे पॉइंट के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि यह सममित है या नहीं है। सममित है या नहीं है तो मान लीजिए, ठीक है। अब चूंकि अगले में बात करते हैं, चूंकि R1 एवं R2 सममित है, क्या मैं लिख सकता हूं इसीलिए या अतः यदि a, b R1 में है, यदि a, b R1 में है तो a, b, a R1 में होना चाहिए। सममित का मतलब है दोनों को उल्टा करके लिखो। अगर a, b है तो b, a भी होना चाहिए। और यदि यही कहानी R2 में भी है, यदि यही a, b R2 में भी, हमें क्या निकालना है, दोनों का इंटरसेक्शन। जैसे मान लो R1 में 1, 2 है तो 2, 1 भी है। R2 में भी अगर 1, 2 है तो 2, 1 है, तो दोनों में 1, 2 आया, हमको उसी से मतलब है। अगर R1 में 1, 2 होता और R2 में 3, 4 होता तो दोनों में इंटरसेक्शन कुछ नहीं आता। इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों में चीजें कॉमन होनी चाहिए। तो इसी केस में b, a भी R2 में होगा। अब देखो R1 में a, b है, R2 में a, b है, b, a R1 में है, b, a R2 में है, तो क्या आप यहां से लिख सकते हैं कि यदि, या यदि नहीं, ठीक है, हाँ ठीक है, यदि लिख सकते हैं कि यदि a, b R1 R2 में है तो a, b दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा, R1 इंटरसेक्शन R2। और यदि ऐसा होगा तो इसका उल्टा भी होगा, क्योंकि वो दोनों में उपस्थित है, b, a भी होना चाहिए, R1 इंटरसेक्शन R2। इसका मतलब a, b यदि R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो b, a R1 इंटरसेक्शन R2 में है। तो आप यहां से लिख सकते हैं इस केस के हिसाब से कि यहां पर क्या है, या R1 इंटरसेक्शन R2 सीधा सीधा R1 इंटरसेक्शन R2 सममित संबंध है। सममित संबंध है, सिमेट्रिकल, बेसिकली अंग्रेजी में सिमेट्रिकल कहा जाता है। तो बेसिकली आप इसे ऐसा लिख दो कि ये तो रिजल्ट नंबर 1 है, ये रिजल्ट नंबर 2 है, अभी रिजल्ट नंबर 3 और लाना पड़ेगा। रिजल्ट नंबर 3 मतलब ट्रांजिटिव होना चाहिए। ट्रांजिटिव मतलब समझते हो ना, संक्रामक। तीसरा,
चूंकि R1 या R1 R2 संक्रामक है। अब संक्रामक क्यों है? क्योंकि तुल्यता है। तुल्यता संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होता है। तो R1, R2 अगर संक्रामक है तो यहां से गौर करने पर बात यह है कि यदि A, B R1 में है एवं B, C R1 में है, ये दोनों होना चाहिए, तो क्या? तो A, C भी R1 में होगा ही होगा। और इसी केस में सेम यही मान लो, एवं यदि A, B R2 में है एवं B, C R2 में है, तो भी A, C R2 में होना चाहिए। ऐसे ही होगा ना, देखो A, B R1 में है, A, B R2 में है, B, C R1 में है, B, C R2 में है, A, C R1 में है, तो A, C R2 में है। तो क्या आप लिख सकते हैं इस हिसाब से, अतः यदि A, B R1 इंटरसेक्शन R2 में हो, R1 इंटरसेक्शन R2 मतलब इन दोनों का सर्वनिष्ठ, एवं B, C R1 इंटरसेक्शन R2 में हो, तो क्या A, C भी R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा। और इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इस केस में R1 इंटरसेक्शन R2 संक्रामक संबंध है। ये तीसरा रिजल्ट देखो, पहला क्या बोल रहा है कि R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य है, ठीक है। दूसरा रिजल्ट बोल रहा है कि R1 इंटरसेक्शन R2 सममित है। तीसरा बोल रहा है कि R1 इंटरसेक्शन R2 संक्रामक है। तो मैं लिख सकता हूं कि 1, 2 एवं 3 से R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य, सममित एवं संक्रामक संबंध है। और ऐसा संबंध जो स्वतुल्य, सममित एवं संक्रामक हो, अतः R1 इंटरसेक्शन R2 तुल्यता संबंध है। क्या है सर जी? तुल्यता संबंध। तो बस यही प्रश्न आपको जवाब देना था, मतलब बेसिकली थोड़ा लेंदी हुआ है पर हां मजेदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 42 क्या कहता है? उदाहरण नंबर 42 क्या कहता है? मान लीजिए समुच्चय ए में धन पूर्णांकों के क्रमित युग्मों, ऑर्डर्ड पेयर का एक संबंध R x, y R u v यदि और केवल यदि x v बराबर y u द्वारा परिभाषित है तो सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। अब यहां बात ऐसी है कि आपको यह मान के चलना है कि एक समुच्चय या एक संबंध, बेसिकली एक सबसे पहले समुच्चय में धन पूर्णांकों के बारे में बात हो रही है। धन पूर्णांक मतलब प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसे कुछ। अब ऐसी संख्याएं आपके सामने लिखी है, उसका समुच्चय है ए। तो सबसे पहले हम, चूंकि बहुत ही ऐसे सवालों में हम अब थोड़ा डर जाते हैं, तो हमने सबसे पहले ए को जानने की कोशिश की कि तुम कौन हो। ए ने कहा मैं ऐसा एक समुच्चय हूं, ठीक है। और उसमें एक संबंध इस प्रकार से परिभाषित है, किस प्रकार से कि x, y नाम के दो अवयव लिए और u, v के साथ उसको रिलेट किया। और ये जो संबंध है वो परिभाषित इस प्रकार से है कि x का गुणा v से किया और y का u से। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहां का पहला अवयव और उधर का आखिरी अवयव आपस में गुणा कर दिया और ये बराबर है इधर का दूसरा और उधर के पहले अवयव से। इस संबंध में ऐसा होगा, जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूं कि मान लेते हैं 6, 12 बराबर वेट मुझे देखना पड़ेगा, हाँ ठीक है,
5 यहां पर और यहां 10। अब देखो ये एक संबंध है जो मतलब 6,12 साथ में r लिखना है रिलेशन। अब देख लो क्या ये बराबर है, नहीं बराबर थोड़ा सा उल्टा हो चुका है, मतलब बेसिकली यहां पर आना चाहिए था 5,10। अब इन दोनों का गुणा करोगे तो 6 गुणा 10 बराबर, इन दोनों का गुणा करोगे तो 12 गुणा 5, ये 60 तो ये भी 60, दोनों बराबर है भाई साहब। तो ऐसे ही मतलब ऐसी ही बातें आपको करनी है यहां पर, ऐसे ही संबंध परिभाषित है। अब इस संबंध में आपको यह चेक करना है कि मतलब सिद्ध करना है कि ये तुल्यता संबंध है। कैसे करोगे? तुल्यता संबंध में क्या करना होता है? सबसे पहले स्वतुल्य संबंध बनाना होता है। अपन इस मामले को डिस्कशन कर चुके हैं कि यदि कोई संबंध तुल्यता संबंध है तो वो संबंध कैसा होना चाहिए। स्वतुल्य, सममित और संक्रमित संबंध को ही हम तुल्यता संबंध कहते हैं। तो इस केस में अब गौर से देखो, मैं सबसे पहले बात करता हूं कि क्या यह संबंध स्वतुल्य है। तो थोड़ी सी बात आपको यहां समझनी पड़ेगी। जब मैं स्वतुल्य के बारे में बात करता हूं, मान लीजिए एक संबंध A-R-B लिखा हुआ है। A-R-B का मतलब होता है कि इस संबंध में A, B नाम का एक अवयव है। और जब मैं स्वतुल्य की बात करता हूं तो स्वतुल्य में मुझे A-R-A के बारे में बात करनी होती है। यह चेक करना होता है कि क्या A, संबंध में उपस्थित है। मतलब जो बाद में लिखा है ना उसको पहले से रिप्लेस करना होता है। तो क्या यहां x को या ये y को x से रिप्लेस करेंगे और ये v को u से रिप्लेस करेंगे? नहीं। देखो बेसिकली जो संबंध है वो ये जो संबंध है वो दो अवयवों में परिभाषित है, a और b। यहां जो संबंध है वो दो क्रमित युग्मों में परिभाषित है, x, y और y, z। तो हम बेसिकली इसकी जगह इसे बदलने की कोशिश करेंगे। हम चेक करेंगे कि यदि इसको बाद वाले को भी पहले वाले जैसा लिख दिया जाए। आप ऐसा समझो कि जो r के बाद लिखा है उसको पहले जैसा लिख दो, मतलब है u, v को x, y जैसा लिख के देख लो बस। मतलब बेसिकली आपको u, v की जगह x, y चेक करना है कि क्या ये बदलने पर ये कहानी सही रहती है या नहीं रहती। क्या चेक करना है कि अगर मैं x, y की जगह u, v की जगह x, y रख दूं तो क्या ये बात सही होती है। तो ये संबंध क्या होगा? पहले वाले का आखिरी वाले से गुणा, मतलब x, y बराबर इधर के पहले वाले से दूसरे वाले का गुणा, मतलब y गुणा x। यार x गुणा y, y गुणा x के बराबर है। ये सत्य है। अगर ये सत्य है मतलब ये बात है कि यदि मैं u, v की जगह x, y रख दूं तो ये बात सत्य होती है। और यदि ये बात सत्य होती है तब मैं कह सकता हूं कि संबंध स्वतुल्य है। संबंध क्या है? स्वतुल्य है। दूसरे केस में बात करते हैं, सेकंड केस में क्या बात करेंगे? सेकंड केस में देखेंगे कि क्या ये संबंध जो दिखा हुआ है आपके सामने ये सममित है। अब सममित संबंध कैसे निकालेंगे? तो सममित संबंध के लिए क्या करना होगा, ध्यान से सुनना। आप जैसा सममित संबंध में हम क्या करते हैं बेसिकली कि यदि a, b संबंध में है, यदि a, b संबंध में है, इसका मतलब है कि a से b में संबंध परिभाषित है। हम क्या करते हैं, b को a लिखने की कोशिश करते हैं और a को b, और चेक करते हैं कि क्या ये संबंध में उपस्थित है। मतलब अगर इन दोनों को a और b की जगह बदल दी जाए तो क्या ये सत्य होगा। अब आपको संबंध कैसे परिभाषित किया है? संबंध इस प्रकार से परिभाषित किया है कि x, y से u, v, और संबंध परिभाषित है x, v बराबर y, u। अगर मैं पहले वाले को बाद में और बाद वाले को पहले वाले में लिख दूं, मतलब, और ये सत्य है ना, इसको तो आप सही मानना, ये संबंध में दिया है कि ऐसा होता है, मतलब संबंध ऐसे ही परिभाषित है, ये कहानी सही है। अब हम इसको उल्टा करके देखें कि अगर मैं u, v की जगह x, y की जगह uv और इसकी जगह ये करके देखूं तो क्या ये बात सही है। अब संबंध परिभाषित कैसे था कि पहले वाले का आखिरी वाले से गुणा करना है, तो u का y से गुणा करना और x का v से गुणा करना। बात तो सही है, अगर ऊपर वाला सही है तो नीचे वाला भी सही है, मतलब सत्य है।
और अगर सत्य है तो R एक, या ये जो संबंध है वो सममित है ना? ये संबंध क्या है? वास्तव में सममित है। अभी देखना क्या होगा। आखिरी होता है संक्रामक। संक्रामक में क्या चेक करते हैं कि अगर A, B संबंध में है ना, जैसे मान लो सर AB संबंध में है और BC संबंध में है, ये दोनों तो होना चाहिए, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। अब चेक करो कि क्या A, C संबंध में है, मतलब यहां पर क्या चेक करना होगा कि क्या A, C संबंध में है। तो क्या करेंगे हम? सीधा सीधा सबसे पहले ये मान के चल रहे हैं कि A, B संबंध में है। अगर A, B संबंध में है मतलब हमने X, Y लिया और U, V लिया, और हमने ये माना कि अगर मैं पहले वाले का आखिरी वाले से गुणा करूं तो बीच वाले दोनों के गुणे के बराबर होता है, मतलब Y गुणा U के बराबर होता है, X गुणा V, Y गुणा U। एवं क्या? अगर मैं U, V के साथ कोई तीसरा अवयव ले लूं, जैसे मान लीजिए W, Z, अगर ये लिख दिया जाए तो U गुणा W बराबर, बात सही ऐसा होना चाहिए, U गुणा W या U गुणा Z बराबर V गुणा W है। ये दोनों चीज आपको पता है, X, Y से जिस तरह UV रिलेट कर रहे हैं, UV से उसी तरह YZ रिलेट कर रहा है। अब हमें क्या चेक करना है, ठीक है, कि क्या X, Y R, W, Z सही है कि नहीं है। ये दोनों हटा दो, यूं समझ लो। तो इसके लिए आपको क्या चेक करना होगा? इसके लिए आपको चेक करना होगा कि क्या X का Z में गुणा Y गुणा W है कि नहीं है। इन दोनों की मदद से इसे सिद्ध करने की कोशिश कीजिए। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करने जाएंगे, हम इसे मान लेते हैं 1 और इसे मान लेते हैं 2। इन दोनों की मदद से इसे चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है। तो मैंने क्या किया, Z की जगह UV बटा W कर दिया। ये जो Z है ना, 2 से मैं Z को लिख सकता हूं VW बटा U, यहां लिख दो और कुछ मत करो। तो अगर आप यहां पर लिख देते हैं तो VW बटा U साथ में X बराबर YW, W से W गए, इधर क्या बचता है, इधर बचता है VX बटा U बराबर Y, और U को वहां भेजोगे तो आपको मिलेगा U या VX बराबर UY। और ये बात तो पहले स्टेटमेंट में लिखी है, तो अगर पहला सही है तो ये भी सही है। अगर ये सही है तो इसका मतलब क्या है, कहां से, 1 से सही आया ये। अगर ये सही है तो संबंध संक्रामक है, बात खत्म। अब ऐसा संबंध जो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होता है, क्या होता है, वही संबंध तो तुल्यता संबंध होता है। आखिर में एक लाइन लिख सकते हैं कि चूंकि संबंध स्वतुल्य, सममित एवं संक्रामक है, इसीलिए यह संबंध तुल्यता संबंध है, जो कि अपन ने यहां पर लिखा हुआ भी था। मतलब इसी लाइन को मैं फिर से कॉपी कर सकता हूं। ये पहले वाले या पहले सवाल का टेक्स्ट है जिसे मैं हटा रहा हूं, बाकी सब चीजें सेम है। अगर आप चाहो तो इसके बारे में बात कर सकते हो कि चूंकि R X, Y से U और V, ऐसा कुछ है ना, X, Y से UV स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक संबंध है, अतः X, Y से R UV एक तुल्यता संबंध है। बात खत्म, इतनी सी है बस, और कुछ नहीं। तो खैर मतलब बेसिकली हमें तुल्यता संबंध में कुछ नहीं है, ये तीनों पर निर्भर करता है। तीनों होंगे तो तुल्यता होगा, तीनों नहीं होंगे तो, तीनों में से अगर एक भी नहीं हुआ तो तुल्यता नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि तीनों हो गए, तीनों में से 2 हुए और तीसरा नहीं हुआ तो अपन बोल देंगे कि थोड़ा थोड़ा तुल्यता है, ऐसा नहीं बोलेंगे, या तो होगा या नहीं होगा। ओके, मान लीजिए कि x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 1 से लेकर 9 तक की प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। मान लीजिए कि x में R1 का मतलब क्या है, R1 का मतलब है कि x माइनस y संख्या 3 से विभाजित है। मतलब x में से कोई भी 2 अवयव लीजिए,
अगर x माइनस वाई 3 से विभाजित है तो वो R1 संबंध बनाएगा। जैसे मान लीजिए आपने 1,4 लिया तो 1 माइनस 4 माइनस 3, 3 से विभाजित है। अब 2,5 3,6 ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपने मान लीजिए 5,9 ले लिया तो 5 माइनस 9 माइनस 4 आएगा, वो 3 से विभाजित नहीं है। तो मतलब ऐसी कहानी होगी। द्वारा प्रदत्त एक संबंध R1 है तथा R2 एक संबंध इस प्रकार है कि x, y लिखा जाएगा, जहां x y या तो इस समुच्चय के उपसमुच्चय होंगे या इस समुच्चय से बन के आएगा या फिर इस समुच्चय से बन के आएगा। तो ये एक ऐसा फलन है R2 जो इन तीनों में से किसी एक से बनेगा। तो सिद्ध कीजिए कि R1 बराबर R2 है। ये सवाल आप एक बार ट्राई करके देखो। तो देखो R1 संबंध पूरी तरह से क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको R1 तो क्लियर है, ठीक है। R1 कैसा लिखा है? R1 साफ साफ तौर पर लिखा है कि R1 जो संबंध है वो x, y नाम के दो अवयवों का संबंध है, ठीक है, जहां से x माइनस वाई 3 से विभाजित है। x माइनस वाई संख्या 3 से विभाजित है। हाँ ठीक है। है ना, ये R1 है। अभी R2 में आई होप आपको बहुत सी चीजें समझ में नहीं आई होगी। तो पहले R2 के बारे में बात करते हैं कि भाई साहब R2 वाले सवाल में कहना क्या चाहते हैं। तो R2 को जिस प्रकार से परिभाषित किया है वो पहले तो उसकी मतलब वो समझते हैं कि ये है क्या वास्तव में। इसमें यह बोला है कि x, y नाम का एक अवयव तो है। अब ये तो सबसे पहले पता है कि अगर मैं किसी संबंध को परिभाषित करूंगा तो x, y तो लिखूंगा कि उस संबंध में x, y नाम का अवयव है। अब ये x, y किस संबंध से आपस में x और y रिलेट है कि x, y से 10 बड़ा है या x, y का वर्ग है, ऐसा कोई ना कोई संबंध तो होता है। तो ये जो रिलेशन है, ये जो संबंध है वो इस प्रकार परिभाषित किया गया कि जो x, y है वो एक उपसमुच्चय बना दिया गया। किसका? 1, 4 और 7 का। 1, 4 और 7 का। पहली बात तो ये क्या बोला है कि x, y एक या x, y एक उपसमुच्चय है 4, 7 और 1 का। मतलब इनमें से कोई भी दो अवयव उठाओ। मतलब बेसिकली ये जो 1, 4 और 7 है इसके उपसमुच्चय आप क्या क्या बना सकते हो? उपसमुच्चय मतलब इससे बनने वाले, इसके अवयवों से बनने वाला नया समुच्चय। तो आप एक अकेला लोगे तो भी समुच्चय बन जाएगा, है ना। खैर जैसे मैं उदाहरण देता हूं, चलो पहले अपन इसको देख लेते हैं और क्या क्या है, ठीक है। या शब्द का प्रयोग किया गया है। अब या का मतलब क्या? तो या का मतलब ये या लिखा हुआ है और उसके बाद लिखा हुआ है कि ये x, y अगर यहां से नहीं मिले तो यहां से मिल जाए 2, 5 और 8 से। फिर एक और लाइन बोली कि अगर ऐसा ना हो तो भी आप x, y प्राप्त कर सकते हैं। कहां से? तो उन्होंने कहा कि आप 3, 6 और 9 नाम के एक समुच्चय से x, y को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो, जैसे अपन ने माना कि 1, 4 और 7 का उपसमुच्चय बनाते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा कि ये 1 है, ये 4 है और ये 7 है, इसके उपसमुच्चय बनाते हैं। तो उपसमुच्चय क्या क्या बनेगा? तो उपसमुच्चय में आप देखिए सबसे पहले एक अवयव का समुच्चय बना सकते हैं। एक अवयव का मतलब आपने 1 ले लिया, 4 ले लिया या 7 ले लिया, ये तीनों के तीनों 1, 4 और 7 के उपसमुच्चय हैं। फिर आप 2, 2 को भी ले सकते हो। 2, 2 को मतलब 1 और 4 को ले लिया, ठीक है, और 4 और 7 को भी लिख सकते हो या फिर 1 और 7 को भी लिख सकते हो। उसके बाद आप तीनों को भी ले सकते हो, 1, 4 और 7 को, और आखिरी उपसमुच्चय जिसमें कुछ नहीं लिया। तो 1, 4 और 7 के अवयवों से कुल 8 उपसमुच्चय बनते हैं। आपको यह बोला है कि इसका एक उपसमुच्चय x, y, ये x, y मतलब कितने अवयवों का? 2 अवयवों का। इतना क्लियर है ना। तो यदि 2 अवयवों का उपसमुच्चय है, x, y बोला है ना, x, y में कितने अवयव? 2 अवयव। बिल्कुल बात सही है। तो अगर
आपको दो अवयवों के बारे में बात की जाए तो क्या ये आपके काम के हैं? बिल्कुल नहीं। 1 4, 1 7 और 1 या 4 7। फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो लिखा है ना 1,4, इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं 4,1। जब इस तरह से समुच्चय बनाते हैं ना, तब हम अवयवों को आगे पीछे लिख सकते हैं। यहां क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता कि 1 लिखा है पहले कि 4 लिखा है। हाँ, यहां पर क्रम महत्वपूर्ण होता है। आप इसे ऐसा नहीं लिख सकते। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। जब मंझला कोष्टक होता है तो आप अंदर चाहे किसी को पहले बिठाओ, किसी को बाद में बिठाओ, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। सो अगर आप इसे x, y लिखते हो तो x का मान 1 हो सकता है तो y का मान 4 होगा, या फिर x का मान 4 होगा तो y का मान 1 होगा। मेरे कहने का मतलब ये है। तो उस केस में अगर आप x, y यहां से लिखना चाहते हो तो आपको R2 का एक अवयव मिलेगा 1,4 या फिर 4,1। अब ये जो x और y मिला उसको इस कोष्टक में लिख दो, तो अपन ने ऐसा लिख दिया। परंतु हमें ऐसे, अब देखो इसके लिए भी लिखोगे, उसके लिए, सबके लिए करोगे तो समस्या की बात है। तो मैं थोड़ा सा इसको हटाकर एक नई कहानी आपके सामने लिखता हूं। क्या ये बात क्लियर है? हम सिर्फ उन्हीं उपसमुच्चयों के बारे में बात करेंगे जो दो अवयवों वाले हैं, है ना। तो इसे हटाया क्योंकि ये आपको समझाने के लिए लिखा गया था। अभी आगे देखो, आपको ये बोला है कि x, y 1 4 या 7 से मिलेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। यदि ये x, y इस समुच्चय 1 4 और 7 का एक अवयव है, तो चाहे आप x का मान कुछ भी लो और y का मान कुछ भी लो, इन तीनों में से अगर आप x का मान 1 लेते हैं, y का मान 4 लेते हैं तो 1 - 4, ठीक है। 7 लोगे, 1 लोगे तो भी किसी भी संख्या के लिए, मतलब यहां से ऐसे भी देख सकते हो कि इनमें से कोई भी दो संख्या ले लो, ठीक है। क्या मैं लिख सकता हूं के लिए x - y 3 का गुणज है। क्या ऐसा कहना सही है? देखो 1,4 लोगे तो 1 - 4 या 4 - 1 3 आता है या -3 आता है। 1,7 लोगे तो 1 - 7 -6, 7 - 1 6, तो भी 4,7 या 7,4 ये सभी 3 के गुणज हैं। तो बिल्कुल बात सही है। या फिर अगर ऐसा नहीं तो इस केस में यदि ऐसा हो जाए, कैसा कि x, y के बारे में तो आप बात करें, लेकिन वो 2 5 और 8 के बारे में बात हो, 2 5 और 8 के बारे में। अब इसके लिए भी देख लो, कोई भी दो अवयव उठाओ, एक को x बोलो, दूसरे को y बोलो। 5 और 8 अंतर कितना? 3, 3 का गुणज। 2 और 8 अंतर कितना? 6, 3 का गुणज। तो मैं फिर से लिख सकता हूं ना कि x - y 3 का गुणज है। ध्यान से सुनना, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ओके, लिख सकते हैं। ओके, या फिर यदि मैं ऐसा लिखता हूं कि इस केस में x, y है, ठीक है। इसमें आप अगर 3 6 और 9 से एक संख्या लेंगे, के लिए x - y फिर से 3 का गुणज है। देख लो, कोई भी दो संख्या ले लो, आपके सामने यही कहानी बनेगी। इसका मतलब है कि R2 भी जो है उन्हीं अवयवों का समुच्चय है। अगर x, y लिखते हो तो वो हमेशा 3 का गुणज होना चाहिए। देख लो एक बार फटाफट। मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, 3 का गुणज होना चाहिए बस, ठीक है। x मतलब बेसिकली R1 में भी यही कहानी कि x - y संख्या 3 से विभाजित है या 3 से भाज्य है। यहां पर भी वही बात है ना। यहां पर 3 से भाज्य है और यहां पर भी 3 से विभाजित है। मतलब R2 जो है वो उसमें x, y है, और ये जो x, y है, उस जो भी x, y आएगा
उसमें x माइनस वाई कह दो या y माइनस एक्स कह दो, हमेशा संख्या 3 से विभाजित रहेगा। क्या ये बात ठीक है? और R2 किस समुच्चय पर परिभाषित है? तो मैंने कहा 1 7 ले लो, ले लिया, ठीक है। फिर मैंने कहा कि 2 5 ले लो, 2 5 8 ले लो, ले लो, 3 6 9, इन तीनों को मिलाकर यदि मैं एक समुच्चय बनाऊं, यदि मैं कहूं कि अपन x पर बात करें, x नाम का एक समुच्चय है जो 1 2 3 ऐसे लेकर 9 तक परिभाषित है, तो क्या आप यहां पर लिख सकते हैं कि R2 का मतलब क्या है? इस केस में R2 का मतलब है कि यहां x, y नाम का अवयव लिया गया। अब आप कोई भी दो अवयव उठा लो x, y, या तो वो यहां से आएंगे या यहां से आएंगे या यहां से आएंगे। ऐसा नहीं है कि 4 यहां से मिला, 6 यहां से मिला, अंतर 3 आएगा, नहीं आ सकता। ऐसा एक भी समुच्चय इन तीनों में से उठाओ, या एक अवयव यहां से उठा सकते हो इस वाले समुच्चय से, दूसरा यहां से उठा के बताओ जिनका अंतर 3 है या 3 का गुणज है, संभव ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर 3 का गुणज होगा तो 1 से लेकर 9 तक या तो इन तीनों संख्याओं में से हो, या इन तीनों में से, या इन तीनों में से हो। तो मैं लिख दूंगा x माइनस वाई 3 का गुणज है। अब चाहे 3 का गुणज बोलो या 3 से भाज्य बोलो, बात तो बराबर है। 3 का गुणज मतलब 0 3 6 12, 12 की तो बात भी नहीं है वैसे, 9 भी नहीं आएगा, 3 और 6 मिल सकता है, 0 मिल सकता है। तो यहां पर भी वही 3 से भाज्य कब होगा? जब x माइनस वाई 0 3 और 6 आएगा, बात सेम है। तो R1 और R2 दोनों समान है, अतः R1 बराबर R2, ऐसे कुछ। प्रश्न समाप्त। कैलकुलेटिव है, थोड़ा लेंदी है, लेकिन हाँ मजेदार सवाल भी है। चलिए प्रश्न नंबर 44। मान लीजिए कि f x से y एक फलन है, x में r a, b f a बराबर f b द्वारा प्रदत्त एक संबंध r परिभाषित कीजिए। मतलब आपको यहां पर एक संबंध परिभाषित करना है। कहां से? मतलब इस प्रकार से एक संबंध परिभाषित है, जांच कीजिए कि क्या R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, देखो आपको ना एक संबंध या एक फलन परिभाषित किया गया है समुच्चय x से समुच्चय y में, और एक नया संबंध बेसिकली x में एक संबंध आपको दिया गया। संबंध का मतलब है इसमें a, b नाम का अवयव है, और ये a, b तभी होगा जब fa बराबर fb होगा। अब आपको चेक करना है कि क्या यह संबंध R एक तुल्यता संबंध है या नहीं है। अब यदि कोई भी संबंध तुल्यता संबंध है तो वो संबंध कैसा होना चाहिए? तो वो संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रमित होना चाहिए। अपन ये देख चुके हैं, है ना। कोई भी संबंध अगर तुल्यता है तो स्वतुल्य, सममित और संक्रमित संबंध होना चाहिए। मतलब ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है कि डायरेक्ट तुल्यता निकाल लो, ठीक है। अब गौर से देखो, अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि इसे तुल्यता संबंध बनाना है तो पहले तो अपन स्वतुल्य के बारे में बात करेंगे। आप ये मान रहे हैं, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है पहले ये देख लो। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि यदि a, b संबंध में है तो फलन पर a का मान या a पर फलन का मान और b पर फलन का मान बराबर है। ठीक, तो स्वतुल्य के लिए आप क्या चेक करते हैं? a, a का मतलब क्या है? a, संबंध में है, चेक कर लो। इसका मतलब क्या होना चाहिए? fa बराबर fa। अब fa बराबर तो fa होगा ही ना, a पर फलन का मान a पर फलन के मान के बराबर ही होगा। आपको यह मानकर चलना है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना, इतना इतना, ये पत्थर की लकीर है, ये सत्य है। इस सवाल में जो दिया गया है वो सत्य है, ठीक है, ये सत्य है हमेशा। इसको नहीं छेड़ना है कि ये गलत भी तो हो सकता है, नहीं, ये सदैव सत्य है। इसी के आधार पर बात करनी है, ठीक है। यदि a, b संबंध में है तो fa बराबर fb होना चाहिए। अभी एक बात बताओ यार, a, संबंध में रहेगा कि नहीं रहेगा? fa बराबर तो fa रहेगा ना। तो मैं कह सकता हूं कि यह बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है। अगर सत्य है तो संबंध स्वतुल्य है, मुझे यह बताने में कोई परेशानी नहीं है, संबंध स्वतुल्य है। दूसरा, सममित के बारे में बात कर लेते हैं।
अब सममित के बारे में क्या बोलूंगा कि आपको ना ए बी संबंध में है ये पता है, ठीक है, आपको ये पता है कि ए कॉमा बी संबंध में है, क्योंकि ए कॉमा बी संबंध में है आपको ये पता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए पर फलन का मान और बी पर फलन का मान बराबर है। अब यदि आप ए और बी को उल्टा कर दें, मतलब ए की जगह बी और बी की जगह ए लिख दे, तो बी कॉमा ए के बारे में चेक कर लो, बी कॉमा ए के बारे में क्या बोलोगे, ए की जगह बी, बी की जगह ए। तो देखो यार, अगर एफ ए बराबर एफ बी है तो एफ बी तो बराबर एफ ए है। अगर ये दोनों बराबर है तो इसको इधर लिख दोगे, उसको इधर लिख दोगे, फर्क तो नहीं पड़ेगा। ये बात भी सत्य है। अगर सत्य है तो ये संबंध सममित तो होगा। नेक्स्ट है थर्ड केस, संक्रामक। अब संक्रामक के बारे में आप क्या कहोगे, तो संक्रामक के बारे में आप ये मानते हो कि ए कॉमा बी संबंध में है, बी कॉमा सी संबंध में है, ठीक है। तो ये होने के बाद आपको ए कॉमा सी को संबंध में लाना होता है। तो अपन संक्रामक के बारे में यहां पर बात कर लेते हैं। अब संक्रामक में ऐसा मान लीजिए कि माना ए कॉमा बी किसी संबंध में है। आपने क्या माना, माना ए कॉमा बी किसी संबंध में है, मतलब इस संबंध में है, साथ ही साथ बी कॉमा सी भी इस संबंध में। सिर्फ ए कॉमा बी से नहीं चलेगा, संक्रामक के लिए बी कॉमा सी होना चाहिए। मतलब ए का दोस्त बी है और सी का दोस्त या बी का दोस्त सी है। सो बेसिकली यहां पर आपने कहा कि इसका मतलब क्या है, अगर ए कॉमा बी संबंध में है तो एफ ए बराबर एफ बी, और अगर ऐसा है तो एफ बी बराबर एफ सी। अब अगर एफ ए बराबर एफ बी है, एफ बी बराबर एफ सी है, तो इन दोनों से तो बोल सकते हो ना कि एफ ए बराबर भी एफ सी है। अब अगर एफ ए बराबर एफ सी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए कॉमा सी भी संबंध में उपस्थित है। ए बी है, बी सी है तो ए सी है, तो ये संक्रामक भी है। अब ऐसा संबंध जो संक्रामक, स्वतुल्य और सममित है, तुल्यता होता है, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं कि चूंकि R एक स्वतुल्य, सममित, सिमेट्रिकल एवं संक्रामक संबंध है, इसीलिए R एक तुल्यता संबंध है। बात यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो बेसिकली अच्छा, संबंध और फलन के सवाल में आपको संबंध पर काफी अच्छे सवाल मिल रहे हैं ना, क्योंकि ये विविध प्रश्नावली, ये विविध उदाहरण है, और विविध उदाहरण विविध प्रश्नावली में काफी अच्छे सवाल मिलते हैं। तो आप इसे देख लीजिए। अगर आपको कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स का प्रयोग आप अपनी मतलब जो भी डाउट्स हैं उनके लिए कर सकते हैं। आप आसानी से अपनी कमेंट लिखकर उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। निर्धारित कीजिए कि समुच्चय R में प्रदत्त निम्नलिखित द्विआधारी संक्रियाओं में से कौन सी साहचर्य और कौन सी क्रम विनिमेय है। अब अगर कोई भी द्विआधारीय संक्रिया क्रम विनिमेय और साहचर्य के बारे में बात होती है ना, कोई भी द्विआधारी संक्रिया अगर हो, है ना, आपको दो छोटी छोटी प्रॉपर्टी पता होगी कि यदि A स्टार B, B स्टार A होता है तो ऐसे को अपन क्रम विनिमेय कहते हैं। पिछले लेक्चर और पिछले लेक्चर में इसमें बहुत सवाल किए हैं ना। पिछले लेक्चर में अपन ने प्रश्नावली 1.4 की थी, उसमें आपको सवाल मिले होंगे। और यदि A स्टार B स्टार C के बारे में बात हो रही हो, मतलब यदि ऐसा हो कि A स्टार B स्टार C हो, मतलब आपको A और B और C में यही संक्रिया करनी हो, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब बेसिकली आप पहले A और B को ऑपरेट करो या पहले B और C को ऑपरेट करो। अगर ये दोनों बराबर है
तो ऐसी संक्रिया को हम साहचर्य कहते हैं, है ना। अंग्रेजी में इनके दो नाम हैं, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। इतना तो है, अगर यही कहानी होती है बार बार, मतलब अगर आप ए बी को बी ए की जगह लिख देते हैं और आंसर सेम आता है, तो आप इसे ऐसी संक्रिया को कह सकते हैं कि चलो ऐसी संक्रिया हमेशा मतलब क्रम विनिमेय और साहचर्य होती है। अब देखो छोटी सी बात है यार, पहले सवाल के बारे में बात करते हैं। पहले सवाल का मतलब है कि आपने ए और बी में ऐसी कोई संक्रिया की ए स्टार बी, तो ये हमेशा एक आएगा। अब जैसे मतलब आपका जो मन करे ए रख दो, जो मन करे बी लिख दो। ये यहां पर लिखा हुआ है कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। जैसे ऐसे अपन लिख सकते हैं ना कि जैसे मान लीजिए ए, कुछ भी ए और बी हो, जो मन करे। अब उसमें एक ऐसी संक्रिया परिभाषित है। अब ये संक्रिया कैसी परिभाषित है, तो मतलब मैं उदाहरण देता हूं आप लोगों को कि मान लीजिए आपने लिखा कि ए स्टार बी का मतलब है ए की घात 0 गुणा बी की घात 0। ये नई तरह से कोई संक्रिया परिभाषित है। तो अब आपका मन करे वो ए लिखो, मन करे वो बी लिखो, मतलब 0 को छोड़ देना उस वाले केस में। लेकिन यहां पर तो आपको सभी के लिए बोला है कि सभी के लिए लिख दो, तो ए स्टार बी का मतलब तो यही है। अब ए स्टार बी का मतलब अगर ऐसा है, तो सुनना मेरी बात, यदि आप ए की जगह बी लिख दे और बी की जगह ए लिख दे। अब इसने ये बोला है ना कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है कि जो भी ए और बी हो जो वास्तविक संख्याओं से लिए जा सके। आर का मतलब क्या है, वास्तविक संख्या, माइनस अनंत से लेकर अनंत तक की सारी संख्याएं आर कहलाती है। अब देखना मुद्दे की बात। अच्छा, जैसे मान लो अगर ए को 5 लिखा और बी को 4 लिखा, तो 5 स्टार 4 इज इक्वल टू 1। तो इस केस में ए का जो मर्जी करे वो लिखो, बी को जो मर्जी करे वो लिखो। तो यदि मैं बी की जगह ए और ए की जगह बी लिख दूं तो भी ये चीज सेम आएगी। क्यों आएगी, सुनो ध्यान से। ए बी जो मन करे वो लिख सकते हो, मतलब ए की जगह 5 और बी की जगह 4 लिख दूं तो 1 आएगा। अगर ए की जगह 5, मान लीजिए ए की जगह 4 और बी की जगह 5 लिख दूं तो जो चीज 5,4 पे हो रही थी वही 4,5 पे 1 आ रही है। सवाल में बोला है कि जो ए और बी मन करे वो लिखो, हमेशा आंसर 1 है। तो अपन ने लिख दिया कि मैं ए को ए की जगह बी लिख दूं, बी की जगह ए लिख दूं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ये आएगा। तो क्या कह सकते हो, यहां से क्या कह सकते हो कि चूंकि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, इसीलिए ये जो संक्रिया है वो क्रम विनिमेय है। कोई परेशानी नहीं है। अब यदि साहचर्य में बात करता हूं, तो साहचर्य में मान लीजिए कि अपन चेक करते हैं कि एक और नई संक्रिया अपन ने परिभाषित की, मतलब 3 चीजों को एक साथ हल करने की कोशिश की। अभी एसोसिएटिव को समझो, मान लो आपको 3 नंबरों को जोड़ना है। जैसे मान लीजिए 1, 2 और तीसरा नंबर है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा उनको बताता हूं। तो आप क्या करते हैं, आप 3 नंबर को एक साथ नहीं जोड़ सकते, ठीक है। आपको नहीं आता, किसी को नहीं आता। पहले इन दोनों को जोड़ा, उसमें तीसरे को जोड़ा, आंसर सेम आएगा। क्या आप इन दोनों को जोड़े के इसमें जोड़ेंगे तो भी आंसर सेम आएगा? बिल्कुल आएगा। तो यही चीज होती है साहचर्य में। मतलब आप पहले ए बी को ऑपरेट कर दो। तो इन भाई साहब ने क्या बोला कि ए बी को ऑपरेट करने का मतलब है ए और बी को ऑपरेट करेंगे, आंसर तो 1 है। बिल्कुल 1 है। तो यहां से तो ये बन जाएगा 1 स्टार सी। अब इनने क्या बोला कि ए और बी की जगह जो मन करे वो ले लो। सी यहां पर कोई एक वास्तविक संख्या है। अब ए की जगह 1 ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं। बी की जगह सी लिख दो, सी भी एक वास्तविक संख्या है। तो ये तो फिर ऐसी कहानी हो गई कि इसका मतलब भी 1 है। अब यदि यहां पर मैं ए स्टार बी स्टार सी निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा? पहले बी सी, मतलब कोई भी ए और बी लिखो, चाहे बी सी लिखो, आंसर तो 1 आना चाहिए। तो ए 1 आएगा और इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। तो बस ध्यान से देखो, इस केस में ए स्टार बी स्टार सी बराबर है ए स्टार बी स्टार सी के।
इसीलिए जो ये संक्रिया है वो साहचर्य है, एसोसिएटिव। ठीक है क्या? इतना अभी दूसरे वाले में आपको पता चल जाएगा क्या बोलना चाहता हूं मैं, है ना। अब अगर मैं ए स्टार बी के बारे में बात करता हूं दूसरे में, क्योंकि यहां पर ना आपको बात पूरी तरह से, सवाल ऐसे दिए जाते हैं कई बार कि आपको कितना भी समझा दो चीजें डायरेक्टली समझ में नहीं आती है। जैसे दूसरे वाले प्रश्न में ए स्टार बी का मतलब है ए प्लस बी बटा 2, और यहां ए और बी की जगह आप कोई भी आर मतलब वास्तविक संख्या लिख सकते हैं। सवाल बनाने वाले ने आपको छूट दी है, मतलब ऐसा हो सकता है कि आप ए की जगह 10 और बी की जगह 20 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बी स्टार ए करूंगा तो क्या होगा? ए की जगह बी और बी की जगह ए लिख दोगे। तो अब यार सीधी सीधी बात है कि चूंकि ए प्लस बी बटा 2 बी प्लस ए बटा 2 के बराबर ही होगा ना, क्या इसीलिए लिखा जा सकता है कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार सी होगा? और यदि ऐसा है तो ये क्रम विनिमेय तो है ना। अब अगर मैं ए स्टार बी स्टार सी निकालना चाहता हूं तो इसका मतलब यह कि पहले ए स्टार बी का मतलब क्या है कि ए बी को जोड़ के आधा कर दो, तो ए स्टार बी की जगह तो ये लिखा जाएगा, बाद में स्टार सी है। इसका मतलब यह है कि इसको इसके साथ जोड़ के आधा कर दो। बात वही है, पहले को दूसरे के साथ जोड़कर, तो पहला तो a प्लस बी बटा 2 था, उसमें c जोड़ा और आधा कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a स्टार b स्टार c a प्लस बी प्लस 2c बटा 2 होगा। अब यहीं पर सेकेंड केस में अगर मैं a स्टार b स्टार c करता हूं तो पहले क्या होगा? पहले होगा कि b प्लस सी बटा 2 करोगे, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो यहां पर मिलेगा a स्टार b प्लस सी बटा 2, और स्टार का मतलब क्या है? दोनों को जोड़ के आधा करना है। तो यहां से क्या मिलेगा? a प्लस बी प्लस सी बटा 2 और फिर बटा 2। तो यार यहां से तो ये a स्टार b स्टार c ये आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी बटा 2। क्या ये दोनों चीजें बराबर है? नहीं है, है ना। देख लो ध्यान से, a प्लस बी प्लस 2c बटा 2, जरूरी नहीं है कि हमेशा 2a प्लस बी प्लस सी बटा 2 हो, हमेशा तो संभव नहीं है, यह सदैव संभव नहीं है। ठीक है, सदैव संभव नहीं है। जब a और c बराबर हो तो संभव है। इसीलिए आप लिख सकते हैं कि a स्टार b स्टार c कभी भी a स्टार b स्टार c के बराबर नहीं होगा। कोई कभी कभी हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो ये साहचर्य नहीं है, तो दूसरा वाला साहचर्य नहीं है। एक बार आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इस प्रकार प्रश्न हो चुका है समाप्त। अगर कोई समस्या है तो डाउट में लिख देना यार, कमेंट में जवाब प्रॉपरली मिलेगा, चिंता की बात नहीं है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 45 समाप्त 46। ठीक है, समुच्चय 1 2 3 से स्वयं तक, मतलब एक समुच्चय होता है a कॉमा a से, ठीक है, सभी एक एक की फलन की संख्या ज्ञात करनी है। तो एक एक की फलन पहली बात तो होता क्या है? तो एक एक की फलन का मतलब है कि अगर एक समुच्चय a है, a से a तक जाने वाला समुच्चय, तब जाके बोलते हैं कि स्वयं तक। नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम नंबर ऑफ फंक्शंस जिसे आप 1 1 कह सकते हैं। 1 1 का मतलब है कि a का जो पहला अवयव है यहां से एक एक तीर निकले, ठीक है, और वो जो तीर है वो इन सारे अवयवों को सिर्फ एक एक बार लगे। मैं आपको ये पूरी कहानी, पूरी पिक्चर क्लियर कर देता हूं पहले। अगर ऐसा होता है, ठीक है, कैसा होता है, 1 2 3 1 2 3, अगर इस समुच्चय से जहां से शुरुआत हो रही है, अगर उसके किसी भी एक अवयव से 2 तीर निकल जाते हैं,
कितने? 2 तीर। बाकी के बारे में पता नहीं है, इनको अपन डाउटफुल छोड़ देते हैं, इनके बारे में क्या होगा नहीं पता। तो ये फलन नहीं होता है, इसे हम फलन बोलते ही नहीं है कि ये फलन ही नहीं है। बाकी ठीक है, मतलब बाकी कहानी तो अलग है, ये फलन नहीं है। दूसरा, अगर मैं यहां पर बात करने की कोशिश करता हूं, जैसे मान लीजिए ये ए से ए में परिभाषित एक फलन है, और इस केस में मतलब अपन परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं 1, 2 और 3, यहां से भी 1, 2 और 3। अब अगर यहां से तीर मान लो सभी दूर से निकल रहे, मान लो यहां से एक तीर निकला और यहां से भी एक तीर निकला, और यदि ये 3 से कोई तीर नहीं निकला तो भी ये फलन नहीं है। तो फलन होने की कंडीशन क्या है? फलन होने की कंडीशन ये कि जिस समुच्चय से शुरुआत हो रही है वहां के हर अवयव से एक एक तीर निकलना चाहिए। पहली बात तो ये। तो अगर एक एक तीर निकल रहा है तो मतलब ये साफ है कि यहां से एक तीर निकलेगा, यहां से भी एक तीर निकलेगा और यहां से भी एक तीर निकलेगा। अब वो एक तीर कहां कहां जा सकता है ना? अब मुद्दा ये कि अगर ये फलन होता है तो ये एक तीर कहां कहां जा सकता है। तो इस तीर को जाने के लिए जो रास्ते हैं अपन उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो तीर को जाने के लिए मुख्यतः 2 तरह की चीजें हो जाती है, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। आप ये तो जान चुके हैं कि यहां से एक तीर निकला, मान लो वो तीर 2 को लगा, मतलब 1, 2 उस फलन का अवयव है। मान लो अब ये तीर 3 को लगा तो भी एक फलन है। मान लो ये तीर 2 को फिर से लग गया, तो जहां से अपन ने शुरू किया सर वहां से तो एक एक तीर निकला, लेकिन जहां पहुंचे वहां पर वहां के एक अवयव पे 2 तीर लग गए, ये फलन है कि नहीं है? तो सबसे जरूरी बात ऐसी है कि यहां से एक एक तीर निकलना चाहिए सारे अवयवों से, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, हर ए से एक एक तीर निकलना चाहिए। अब ये बी को कहीं पर भी लगे फर्क नहीं पड़ता, ये फलन तो है। ठीक है, ये फलन है। अब आपको फलन जो पूछा है वो नहीं पूछा, मतलब ये फलन है, लेकिन ये फलन कैसा है इसके बारे में बात हो रही है। बात ऐसी है कि ये जो 2 तीर हैं अगर वो एक ही अवयव को लग गए, ऐसा भी हो सकता था कि ये जो तीनों तीर हैं वो एक को लग जाते, तो ऐसे फलन को आप बहुएकी फलन बोलते हो। क्या बोलते हो? बहुएकी फलन, और मैनी वन फंक्शन। तो आगे की कहानी क्या? आगे की कहानी ये कि इस केस में अगर मैं ए से लेकर ए में एक फलन परिभाषित करता हूं, ए से ए में, तो ये 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो इस केस का मतलब है ए से ए में एक फलन गया। अब ऐसा मानो कि यहां से तो 3 तीर निकले, 1, 2 और 3, ये 2 से मिल गए। अब 2 ने बोला मैं किसी से दोस्ती नहीं करूंगा, अब मैंने 1 से कर ली। यहां वाले 3 ने बोला कि मैं भी किसी से दोस्ती नहीं करूंगा, तो इसको इसके पास जाना पड़ा। मतलब यहां के हर अवयव का एक दोस्त दूसरे वाले में है और वो एक ही है, दूसरा नहीं है। तो ऐसा भी फलन तो होता है, फलन है। ऐसे फलन को आप एक एक ही फलन बोलते हैं। तो एक एक ही फलन कब होगा? एक एक ही फलन तब होगा, ध्यान से सुनना, एक एक ही फलन कब होगा? जब इस वाले समुच्चय से जो तीर निकला वो जिस अवयव पर जा रहा है उस अवयव पर दूसरा कोई तीर नहीं आना चाहिए। मतलब बी के जिस जिस अवयव पर भी तीर आ रहे हैं, बी के जिस जिस अवयव पर तीर आ रहे हैं वहां पर एक से ज्यादा तीर नहीं आने चाहिए, है ना? क्लियर है क्या? तो अगर मैं एक एक ही फलन के बारे में बात करता हूं तो यहां से एक जो तीर निकलेगा, ध्यान से सुनना, अब आपको पता करना है कि एक एक ही फलन कुल हो कितने सकते हैं, कितने फलन हैं जो एक एक ही है और संभव है। तो ध्यान से सुनो, बड़े गौर से सुनो। अगर एक एक ही फलनों के बारे में बात करते हैं तो सीधी सीधी बात ऐसी नहीं बोली जा सकती कि यहां से एक तीर निकला, इस तीर को इन तीनों में से कहीं पर भी जाने की संभावना है। यह तीर इन तीनों में से कहीं पर भी जा सकता है। तो ये तीर इस तीर को जाने के कुल 3 तरीके हैं। ये जो पहला तीर निकला है इसके पास 3 लोग हैं, ये किसी भी एक को टारगेट कर देगा। जिसको ये टारगेट करेगा उसको ये तीर टारगेट नहीं करना चाहिए।
मतलब इस तीर के पास अब कितने मौके, सिर्फ 2 मौके। अब ये दोनों किससे जुड़ गए, यहां 3 लोग थे, इसने एक को मार दिया, इसने एक को मार दिया, बचे कितना, यहां पर एक बचा तो यहां पर भी एक बचा। तो बेसिकली इन तीनों अवयव को जुड़ने के, पहले अवयव को जुड़ने के 3 तरीके, दूसरे को जुड़ने के 2 तरीके, तीसरे को जुड़ने का 1 तरीका, तो आप कुल 6 प्रकार से एक एक ही फलन निकाल सकते हैं। तो कुल कितने एक एक ही फलन संभव है, 6 फैक्टोरियल आप देख सकते हैं, या 6 फैक्टोरियल नहीं, 3 फैक्टोरियल, जिसका मतलब होता है 6। तो इसका आंसर है फाइनल, ठीक है। तो यहां पर आप क्रमचय संचय का प्रयोग भी करेंगे, मतलब वो बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट है। बात समाप्त होती है 46वें प्रश्न की, बात आती है 47वें सवाल पर। मान लीजिए कि ए 1 2 3 है, तब सिद्ध कीजिए कि ऐसे संबंधों की संख्या 4 है जिनमें 1,2 तथा 2,3 है, जो स्वतुल्य संक्रामक तो है किंतु सममित नहीं है। मतलब हम ऐसे संबंध के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें 1,2 नाम का अवयव होना चाहिए, वो स्वतुल्य भी होना चाहिए, संक्रामक भी होना चाहिए, किंतु सममित नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अब स्वतुल्य, संक्रामित और सममित क्या होते हैं, इसके बारे में परिभाषा अपन बहुत पहले से डिस्कस करके आ रहे हैं। ऐसे समुच्चय जिसमें a, a हो वो स्वतुल्य होता है, a, b हो, b, a हो तो सममित होता है, ab हो, bc हो और ac हो तो संक्रमित होता है। अब देखो, आपको सबसे पहले संबंध स्वतुल्य तो बनाना है। तो स्वतुल्य ने एक छोटी सी बात आपको बोली, क्या बोली, स्वतुल्य ने यह बोला कि देखो अगर समुच्चय A संबंध जो कि 1 2 3 पर परिभाषित है तो 1,1, 2,2 और 3,3 तो होना ही चाहिए, इसके अलावा तो गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं, ये सब में कंपलसरी है। जो भी समुच्चय बनाओगे उसमें ये कहानी होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बोला है कंडीशन की 1,2 है और 2,3 है। तो अब 1 बाय 1 मेरी बात सुनने की कोशिश करना, अपन संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला संबंध बनेगा R1। R1 कैसे, तो कुछ इस प्रकार से 1,1 लिया, 2,2 लिया और 3,3 लिया, यह स्वतुल्य संबंध की कंडीशन पूरी हो जाती है। अब 1,2 आप ले सकते हैं और 2,3 ले सकते हैं, ये तो लेना ही है, ये तो लेना ही है, इसके अलावा गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, है ना। मैं इसका जो डायग्राम है वो यहां बनाने की कोशिश करता हूं। 1 2 3, 1 2 3, ये स्वतुल्य वाली बात भूल जाओ। अब स्वतुल्य वाली बात, क्योंकि 1 2 1 1 2 2 3 3 तो सब में होगा ही होगा। 1 2 से जुड़ा है, 2 3 से जुड़ा है। अब यदि सममित नहीं हो, सवाल ने बोला है कि सममित नहीं होना चाहिए, तो इस कंडीशन को आप यहां से देखो कि सममित होने का मतलब है अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए। मतलब अगर 1,2 है तो 2,1 हो जाएगा, तो सममित हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि 2,1 नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ 3,2 नहीं होना चाहिए। यह कंडीशन है, यह हमारे लिए जरूरी है। साथ ही साथ यह बोला है कि संक्रामक भी होना चाहिए। तो संक्रामक में क्या होता है कि अगर एक ए बी के पास गया, बी सी के पास गया, तो ए सी के पास जाना चाहिए। तो अगर 1 2 के पास गया, 2 3 के पास गया, तो 1 3 के पास जाना चाहिए। ऐसा एक संबंध आपने बनाया जो स्वतुल्य और संक्रामक है। इन दोनों के होने से संक्रामक बनाने की आवश्यकता पड़ी। बात क्लियर है क्या? ठीक है। दूसरा संबंध में R2 परिभाषित करता हूं, सुनना ध्यान से, ठीक है। सवाल में यह तो बोला है कि 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए, साथ ही साथ 1,2 होना चाहिए, 2,3 होना चाहिए। इसमें हमें कोई समस्या नहीं है। हमने 2,1 को ले लिया। सर ऐसा कैसे कर रहे हो आप? ऐसा तो होना नहीं चाहिए, है ना। हम ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसा क्यों होगा? मतलब बेसिकली देखो, अब अगर ये संक्रामक है तो संक्रामक की कंडीशन तो ये बोल रही है कि 1,3 होना चाहिए,
संक्रामक तो यही बोलेगा कि 1,3 होना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल होना चाहिए। मेरी बात को बड़े गौर से सुनना। 1,3 है, अब इसमें कुछ और अवयव जोड़ेंगे तो नया संबंध बनेगा। अगर मैं 3,1 लिख देता हूं साथ में, एक नया संबंध है जिसमें 3,1 है। 3,1 ये एक नया संबंध है। तो क्या चेक करो, 1 2 के पास गया, 2 3 के पास गया, 1 3 के पास गया, संक्रामक बन रहा है। 1 3 के पास गया, 3 1 के पास गया, संक्रामक बन रहा है। ओके, देखना 2 3 के पास गया, 3 2 के पास गया। यहां से देखने की कोशिश करो, 2 3 के पास गया और 3 2 के पास गया। इसका मतलब 2 1 के पास जाना चाहिए था, 2 किसके पास, 1 के पास जाना चाहिए था, लेकिन 2,1 तो हम नहीं ले सकते। नहीं ले सकते ना, ले सकते हैं। अब ये आप कैसे बोल रहे हो कि हम 2,1 को ले सकते हैं? मैं बताता हूं। मैंने ले लिया 2,1 को, यह संबंध संक्रामक हुआ। अब सर आपने 2,1 को कैसे ले लिया? मैं बताता हूं उसके पीछे का कारण। सममित संबंध में ऐसा बोला जाता है कि जितने भी a, b है उनके लिए b, a होना चाहिए, है ना। तो देखो 1,2 है तो 2,1 हो गया, 1,3 है तो 3,1 हो गया, लेकिन 2,3 के लिए 3,2 उपस्थित है क्या? इसके लिए तो नहीं उपस्थित है ना 3,2, मतलब अभी भी ये सममित नहीं बना। मतलब बात ऐसी है कि एक बार इसे ले लिया, इसे मत लो। देखो ये दोनों उपस्थित है ना, तो सममित तभी होगा जब 1 2 और 2 3 होगा। बाकी के बारे में छोड़ दो कहानी। सममित कब होगा? जब 1 2 और 2 3 दोनों होंगे। अगर दोनों में से एक भी हटा तो सममित नहीं है। तो बस अब आई होप कि आप लोगों को पता चल चुका है R3 में क्या होगा। R3 में यही 1,1 तो होगा, 2,2 भी होगा, 3,3 भी होगा, और 1,2 2,3 सवाल में बोला है कि इनको लेकर चलना है, और आपने यहां पर क्या किया, 2,1 को लिख दिया। यह संबंध नई तरह का है, देख लो। और दूसरे वाले में, चौथे वाले में क्या करोगे? R4 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 3,2 लिख दो। तो ये संबंध जो है, सुनना ध्यान से, 1 2 2 1 है, लेकिन 2 3 की वजह से 3 2 नहीं है, इसलिए संक्रामित नहीं है या सममित नहीं है। यहां पर 2 3 का 3 2 है, 1 2 का 2 1 नहीं है, इस वजह से सममित नहीं है। तो बेसिकली ये 4 संबंध हो चुके आपके सामने, जिनकी आपको बोला था कि संख्या जो है वो 4 है। ठीक है, दूसरे वाले के बारे में सोच लीजिएगा। प्रश्न यहां से समाप्त होता है। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में, ठीक है, 1 2 2 1 को अंतर्विष्ट करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या 2 है। मतलब इसी संबंध में, इसी समुच्चय में आपको एक ऐसा संबंध बनाना है जो तुल्यता होगा, और यदि ये तुल्यता होगा तो उसमें 1 2 और 2 1 होना चाहिए। आपको ये प्रश्न में बोला है, ठीक है। तो ऐसे संबंधों को अंतर्विष्ट करने वाले संबंधों की संख्या, तुल्यता संबंधों की संख्या 2 है। अब तुल्यता संबंध कब होगा? जब वो स्वतुल्य भी होगा, है ना। ये कहानी अपन जान रहे बहुत समय से कि स्वतुल्य, सममित और संक्रमित, अगर तीनों तरह का संबंध है तो वो तुल्यता है, अगर नहीं है तो तुल्यता संभव नहीं है। तो आप ध्यान से देखिए, अगर ये संबंध तुल्यता बनना है तो स्वतुल्य होना चाहिए। अब स्वतुल्य की परिभाषा क्या होती है कि जिस भी समुच्चय पर आप संबंध परिभाषित कर रहे हो उसके सारे अवयवों के लिए 1 1 2 2 और 3 3 होना चाहिए, बिना किसी समस्या के। 1 1 2 2 और 3 3 होना ही चाहिए, चाहे जो हो। दूसरा, अब आपको एक कंडीशन और दी है कि ये तो ठीक है, ये भी आपको लेकर चलना है, इनको छोड़ना नहीं है। अगर इनको लेकर चलना है तो आपके सामने जो संबंध बनेगा वो ऐसा बनेगा, 1 1, हां जी, 2 2, ठीक है, और 3 3।
अब यदि यहां पर आप 1,2 लिखते हो तो आपको 2,1 भी लिखना है, सवाल में ये बोल दिया गया है ऑलरेडी, है ना। आप देख लो यहां से 1 2 3, 1 2 और 3, आपको यह प्रश्न में बोल दिया है कि 1 2 और 2 1 को लेना ही लेना है। अब यदि मैं तुल्यता संबंध के बारे में बात करता हूं तो यह संबंध एक तुल्यता संबंध है। क्यों तुल्यता है? देखो 1 1 2 2 3 3 तो अपन ने लिया ही मजबूरी में स्वतुल्य के लिए, 1 2 का उल्टा 2 1 संबंध में उपस्थित है, मतलब यह संबंध सममित भी है, ठीक है। दूसरा 1 2 के पास गया, 2 1 के पास गया तो 1 1 के पास गया, 2 1 के पास गया, 1 2 के पास गया तो 2 2 के पास गया, संक्रामक भी है, तो यह संबंध तुल्यता है। एक और संबंध, मतलब अगर ये R1 है तो अपन R2 लिखने की कोशिश करते हैं। अब R2 कैसे लिखने की कोशिश करते हैं? यहां से कुछ और लेकर आते हैं, यही करेंगे। यहां से कोई और, मतलब कुछ और अवयव उठाकर लेकर आएंगे। 1 1 2 2 और 3 3 तो हमारी नजर में थे ही, ठीक है, ओके। मान लीजिए मैंने 1 3 ले लिया, अच्छा ये साथ में 1 2 भी था, 1 2 और 2 1 तो था ही था। अब मान लीजिए मैंने 1 3 ले लिया, एक नया अवयव जोड़ा, नया संबंध बनाना, तो 1 3 मैंने खुद की मर्जी से लिखने की कोशिश की कि चलो 1 3 ले लेते हैं। तो जैसे ही 1 3 को लिया, सममित बोलेगा 3 1 को भी लो, तो 3 1 को भी लेना पड़ेगा, तो 3 1 को भी लिया। अभी ध्यान से सुनो, क्या सुनो, सुनना बड़े ध्यान से। अब अपन मतलब बेसिकली अपन ने देख लिया कि 1 3 को लेने से 3 1 को लेना पड़ेगा, ये सममित बना चुका। अब संक्रामक क्या बोलेगा वो गौर से सुनो। ये बोलेगा कि यार देखो 2 1 के पास गया और 1 3 के पास गया, इसका मतलब 2 को 3 के पास जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो इन दोनों अवयवों से संक्रामक बनाने के लिए 2 3 आपको लेना पड़ेगा। अब जैसे ही 2 3 लिया, मतलब 2 3 के पास गया, सम्मित बोलेगा रुको रुको रुको, अगर 2 3 आया तो 3 2 आना चाहिए। हमने कहा यार बात तो तुम्हारी भी ठीक है, 3 2 आया, ठीक है। अब अपन इनको चेक कर लेते, 1 गया 2 के पास, 2 गया 3 के पास, तो क्या 1 3 के पास गया? गया। 2 गया 1 के पास, 1 गया 3 के पास, तो 3 गया 1 के पास, बिल्कुल बात सही है। या 2 गया 3 के पास, मतलब चेक करोगे तो ये संबंध भी तुल्यता है। तो ये 2 ही संबंध है जो तुल्यता है। प्रश्न 48 यहां से समाप्त होता हुआ। काफी बढ़िया सवाल है यार। 49 सिद्ध कीजिए कि 1 2 में ऐसी द्विआधारीय संक्रियाओं की संख्या केवल 1 है जिसका तत्समक 1 है तथा जिसके अंतर्गत 2 का प्रतिलोम 2 है। सुनना, अगर 1 2 में द्विआधारीय संक्रिया बनाने की कोशिश करो। अब द्विआधारीय संक्रिया का मतलब है आपने ये एक समुच्चय A लिया, दूसरा समुच्चय A लिया, एक यहां से अवयव उठाओ, एक यहां से अवयव उठाओ, तो आप यहां से कितनी संक्रियाएं बना सकते हैं? तो सर देखो 1 1 ले सकते हैं, है ना, 1 1 आ सकता है, मतलब 1 को 1 से जोड़ा किसी ना किसी तरीके से, फिर 1 को 2 से जोड़ा किसी ना किसी तरीके से, 2 को 1 से जोड़ा किसी ना किसी तरीके से, और 2 को 2 से जोड़ा, कुछ ना कुछ नियम होगा। अब आपको यह बोला है जिसका तत्समक 1 है। तत्समक 1 है मतलब, ध्यान से सुनना, तत्समक का मतलब क्या होता है? ए का अगर आप ई में ऑपरेशन करें या ई का ए में ऑपरेशन करें, आपको ए ही मिले। संक्रिया ऐसी बननी चाहिए कि आपको हमेशा ए मिलना चाहिए। जैसे 1 का 2 में गुणा करो या 2 का 1 में गुणा करो, आंसर कितना? तो यही होगा, ठीक है। 1 का 2 में गुणा करो या 2 का 1 में गुणा करो, आंसर तो 2 ही आएगा। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर ना, यह ई को तत्समक कहा जाता है कि यदि मैं 2 का 1 में गुणा करूं या 1 का 2 में गुणा करूं, मुझे 2 मिलता है। तो ऐसा बिल्कुल कहा गया कि हाँ ये बात सही है, ठीक है। अब आपको साथ में प्रतिलोम भी बोला। प्रतिलोम मतलब, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? तो प्रतिलोम में ऐसा होता है,
तो प्रतिलोम में कहानी मान लीजिए प्रतिलोम बी है, तो ऐसा होता है कि ए के साथ अगर आपने बी को ऑपरेट किया तो आपको ई मिलना चाहिए। मतलब जो तत्समक आप निकाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए इस केस में तत्समक 1 है, तो अब किसी भी ए के साथ क्या गुणा करे कि 1 आ जाए, आपको ये कहानी यहां पर दी गई है। ठीक है, यहां पर बोला है कि जिसके अंतर्गत 2 का प्रतिलोम 2 है। अब यदि 2 का प्रतिलोम 2 है, सुनना मेरी बात ध्यान से, 2 का प्रतिलोम 2 है, तो ऐसी कंडीशन कब हो सकती है, जैसे मान लीजिए 2 का आप 2 के साथ संक्रिया करें तो आपको ई मिले, ऐसा मतलब 2 का 2 के साथ संक्रिया करें तो ई मिले, और साथ ही साथ यहां गुणा की बात नहीं है कि गुणा होना चाहिए, आपको यह है कि कोई भी जिसका तत्समक मतलब ए के साथ अगर आप 1 लिखे या फिर 1 के साथ आप ए लिखें, आपको ए ही मिलना चाहिए, ऐसी कहानी है। ठीक है, तो यार ये तो यहीं पर है 1,2 और 2,1, मतलब ये तीनों को मिलके एक संक्रिया बननी चाहिए, उसमें ये नहीं होना चाहिए, तो 1 2 2 1 और 2 2, बस ये एक ही संभव है, सिद्ध हो चुका। चलिए 50वां सवाल, तत्समक फलन आई एन, एन से लेकर एन पर विचार कीजिए। आई एन का मतलब x, आई एक्स बराबर x, जहां x एक प्राकृत संख्या है, द्वारा परिभाषित है। सिद्ध कीजिए कि यद्यपि आई एन आच्छादक है, किंतु निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित फलन आई एन प्लस आई एन, एन से लेकर एन तक आच्छादक नहीं है, और फलन जो है इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। सिंपल है यार, तो आप लोग पता है सवाल बहुत बड़ा बोला है। सबसे पहले ये आई एन को समझो, तत्समक फलन का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैं आपको तत्समक फलन के बारे में बता देता हूं। जब हम वास्तविक संख्याओं के बारे में बात करते थे तो तत्समक फलन एक फलन हम लोग पढ़ा करते थे कक्षा 11वीं में, और तत्समक फलन का काम क्या था, वो भाई का काम था कि आप जो भी x दोगे मैं आपको x दूंगा। जैसे आपने पूछा कि अगर मैं फलन में x बराबर 3 रखूं तो जवाब भी 3, फलन में x बराबर 4 रखूं तो जवाब भी 4। अब दूसरा केस ये है, ध्यान से सुनना, यदि आपको बोल दिया जाए कि x एक प्राकृत संख्या है और आपको बोले कि fx बराबर x, तो इस फलन को in कहा गया। क्या कहा गया? in कहा गया। in का मतलब है, in जो है वो n से लेकर n तक गया है। ठीक है, इसे in मतलब यहां पर आप कोई भी प्राकृत संख्या रखेंगे, आपको प्राकृत संख्याओं में से जवाब मिलेगा। जब इस तरह की चीजें लिखी जाती है ना, तो मैं इस वाली चीज को लिखता हूं प्रांत। प्रांत मतलब सारी प्राकृत संख्याएं प्रांत है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे लेकर, और इसे लिखा जाता है सहप्रांत। सहप्रांत भी n मतलब 1, 2, 3 और 4 ऐसे लेकर सारी प्राकृत संख्याएं सहप्रांत है। अब इस in के बारे में अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, x कोई भी प्राकृत संख्या है। सवाल में यह दिया हुआ है कि inx को मैं इस प्रकार परिभाषित करता हूं जहां x कोई भी एक प्राकृत संख्या है ना, ऐसा लिखा हुआ है। तो अगर x कोई भी एक प्राकृत संख्या है तो मान लीजिए आपने x का मान 1 रखा, ठीक है, तो in1, x का मान 1 रखोगे तो जवाब क्या मिलेगा? 1। in2 जवाब रखोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 2। 3 रखोगे तो 3, 4 रखोगे तो 4। प्राकृत संख्या का मतलब तो यही है। तो अगर आप यहां से इसका परिसर निकालें, परिसर मतलब जितने भी x के मान आपको अलाउ थे वो रखने के बाद आपको क्या क्या फलन के मान मिल सकते हैं, तो उस केस में परिसर में आपको 1, 2, 3 ऐसी सारी चीजें मिलेगी, अनंत तक जाओगे। 10 रखोगे तो 10, 20 रखोगे तो 20। तो क्या सहप्रांत परिसर के बराबर है? अगर सहप्रांत परिसर के बराबर है, ध्यान से सुनना, अगर सहप्रांत परिसर के बराबर है तो फलन आच्छादक है। ऐसी इसीलिए इसको बोलते हैं कि जो मतलब जब सहप्रांत परिसर के बराबर होता है तो आप कह सकते हैं कि in जो कि एक फलन इस प्रकार परिभाषित है, ये एक आच्छादक फलन है। आच्छादक मतलब ऑन टू। अब आगे की कहानी,
इसको नोट करो फटाफट। चलिए तो देखो, दूसरे बार में फलन को जो परिभाषित किया है, हमें इस पर ज्यादा मतलब ध्यान देना है। दूसरी बार में भाई लोगों ने बोला कि एक INX को दूसरे INX के साथ मिला दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स बराबर 2x। मान लेते हैं ये फलन है कोई अपना gx, बोल देते हैं इसको, क्या बोलते हैं, gx बोल देते ना। मान लेते हैं ये gx नाम का एक फलन है, और आपको सवाल में बोला है कि INX जो ये फलन है ये n से लेकर n में गया है, मतलब ये जो gx है वो n से लेकर n में गया है। अपन ने इसको सरल करने के लिए gx बोला है, n से लेकर n में गया है, तो gx के साथ प्रांत कोई भी प्राकृत संख्या, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, ऐसे लेकर, और सहप्रांत, तो सहप्रांत भी कोई भी प्राकृत संख्या, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, ऐसे ऐसे लेकर, है ना। अभी आगे देखो, अगर मैं बात करता हूं यहीं पर, है ना, इसका परिसर किसका, gx का, तो gx वास्तव में क्या है, देखो जब आप gx को 2x के बराबर लिख रहे हो, gx क्या है, in में एक और in जोड़ोगे तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। तो जब आप x बराबर 1 रखोगे तो उसका डबल आपको मिलेगा 2, x को डबल करो, जब आप 2 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4, जब 4 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 8, ठीक है, जब 3 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 6। इसका मतलब अगर इसका परिसर बनाओगे तो 2, 4, 6, 8 ऐसी संख्याएं मिलेगी। इसका मतलब परिसर में सम संख्याएं हैं। तो क्या आपको ये सहप्रांत और परिसर बराबर दिख रहे हैं क्या? अरे सहप्रांत में 1 है, परिसर में नहीं है। सहप्रांत में 2 है, परिसर में है। सहप्रांत में 3 है, परिसर में नहीं है। अगर एक भी अवयव सहप्रांत का ऐसा है जो परिसर में नहीं है, फलन आच्छादक नहीं है। या तो बहुत सारे हैं। फलन कौन सा, gx आच्छादक नहीं है। प्रश्न समाप्त। यही सिद्ध करना था कि ये जो बाद वाला फलन है वो आच्छादक नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, fx बराबर sin x द्वारा प्रदत्त फलन जहां f 0 से π/2 से लेकर सारी वास्तविक संख्याओं तक जा सकता है, तथा gx cos x द्वारा प्रदत्त फलन g 0 से π/2 से लेकर r मतलब सारी वास्तविक संख्याओं तक जा सकता है, पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि f तथा g एक ही फलन है, ठीक है, परंतु f प्लस g एक ही नहीं है। और ऐसे सवाल के लिए हम आरेख का प्रयोग करेंगे। किसका, आरेख का। आरेख से एक ही कैसे निकालते हैं वो चेक करना है। तो उसके लिए एक छोटा सा नियम है, आप इसे नोट कर लीजिए। मैंने आपको पढ़ाते समय भी लिखाया था, यदि x अक्ष के समांतर कोई भी रेखा फलन को एक से ज्यादा बिंदुओं पर काटती हो तो फलन एक ही नहीं होता। तो एक ही कब होता है, जब हर रेखा x अक्ष के समांतर फलन को एक ही बिंदु पर काटे। इसके लिए आपको 2 छोटे छोटे उदाहरण दिए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक फलन का आरेख ऐसा है, दूसरे फलन का आरेख ऐसा है। सामान्यतः इन फलन को मतलब आप अगर लिखे तो ये x की घात 3 कहा जा सकता है, ये x का वर्ग कहा जा सकता है। इस फलन में
आप जो जितनी भी रेखा एक्स अक्ष के समांतर खींचोगे वो फलन को एक ही बिंदु पर कट करेगी। तो इस केस में फलन एक एक ही है, ये फलन क्या है, एक एक ही है। लेकिन यदि आपने यहां पर एक रेखा खींची, उसने कट नहीं किया, कट नहीं करे अच्छी बात है, कट करे और अगर दो बिंदुओं पर कर जाए तो ये एक एक ही नहीं है। अब अगर एक एक ही नहीं है तो क्या है, ऐसा फलन बहु एक ही कहलाता है। बात खत्म क्या? देखो, तो अपन इन दोनों का आरेख बनाते हैं। सब फलन कौन कौन से हैं आपके सामने जो फलन दिए हैं? पहला तो दिया है f, दूसरा g। अब f कहां से कहां तक? तो 0 से π/2 तक सारी वास्तविक संख्याओं में, और g ये भी 0 से π/2 तक सारी वास्तविक संख्याओं में। अब f और g क्या है, लिख सकते हो कि fx का मतलब तो sin x है और gx का मतलब cos x है। अब आपको बताना है कि यह फलन एक एक ही है या नहीं है। मैं इन दोनों के आरेख आपके सामने लेकर आने वाला हूं, ठीक है? दोनों के आरेख आपको दिख जाएंगे, बेसिकली चिंता की बात नहीं है। ये रहा x अक्ष, ठीक है। दूसरा, अभी तो एक और x अक्ष बनेगा, ऐसा भी एक और x अक्ष अपन को बनाना है, ठीक है। अगर आपको sin x और cos x का आरेख नहीं पता है तो कृपया करके यहां देख लीजिए। उसके बाद यहां कहीं बना देते हैं इसका y अक्ष उल्टा बन गया, नहीं ऐसा नहीं चाहिए हमको, y अक्ष यहां से चाहिए। यहां कहीं इसका y अक्ष बना देते हैं और यहां कहीं इसका y अक्ष बना दिया जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। दोनों अलग अलग फलन है। इन पर आप कुछ कुछ बिंदुओं को परिभाषित करते हैं, ठीक है। जैसे ये बिंदु होता है π/2, तो ये यहां पर भी π/2 है ना। x पर आपने π/2 लिखा, यहां पर पाई लिखा, यहां पर भी पाई लिखा, ठीक है। और उसके बाद यहां पर 3π/2, यहां पर 2 पाई, यहां पर भी 3π/2 और 2 पाई, है ना। ये x अक्ष है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो ये भी y अक्ष है। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। ये जो रेखा है वो -1 की यहां पर है, यहां पर 1 की रेखा है, और यहां पर भी ये रेखा 1 की है। और वेट, ये रेखा जो है वो 1 की है, तो यहां पर ये रेखा -1 की है। आप चाहो तो ऋणात्मक दिशा में भी ऐसे बिंदु बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये -π/2, ये -π, -3π/2, -2 पाई, सेम -π/2, -π, -3π/2 और -2 पाई। अब देखो sin x के अगर मैं आरेख बनाने की कोशिश करूं, पहला fx जो कि sin x है, थोड़ा गड़बड़ क्या मतलब, वहां स्पेस कम पड़ जाएगी और कुछ नहीं। पहला वाला जो आरेख बना रहे हैं अपन, बना रहे हैं fx बराबर sin x का। दूसरा अगर आरेख बनाने की कोशिश करूंगा यहां पर, तो वो बनाऊंगा gx का, जिसका मतलब cos x है। तो अगर मेरे पास कोई बंदिश नहीं है मतलब आपको ये नहीं बोला किसी ने कि आप सिर्फ और सिर्फ 0 से π/2 के मध्य आरेख बनाओ, ऐसा कोई बंदिश नहीं है। यहां पर आपका जितना मन करे उतना आरेख बनाओ। मैं 0 से 2 पाई तक आरेख बनाता हूं। फिर अगर इधर लाना है तो इधर भी ऐसे ही आप सांप को घुमा सकते हैं। आपने कक्षा 11वीं में ऐसा पढ़ा है। इधर वाला थोड़ा ढंग से घुमा नहीं, फिर से घुमा देंगे, चिंता की बात नहीं है। कुछ इस प्रकार से ये sin x का आरेख होता है। और यहीं पर अगर आप cos x के आरेख के बारे में बात करें तो cos x ऐसे शुरू होता है 1 से, यहां पर भी सेम चीज होती है। वेट, हमने थोड़ा ज्यादा ही cos x को ढील दे दी, -1 से ज्यादा नहीं जाना है ना।
कुछ इस प्रकार से, और यहां पर भी ये साइन एक्स और कॉस एक्स का आरेख है ना। आप चाहो तो साइन एक्स और कॉस एक्स का आरेख थोड़ा सा डार्क करके फिर से देख सकते हो। अब आपको प्रश्न में थोड़ी अलग कहानी बोली है। प्रश्न में बोला है कि ये जो आरेख है ना, आप सारे एक्स के लिए मत बनाओ, ठीक है। जैसे ये जो आरेख बने हैं ना, वो एक्स सारे रियल नंबर मतलब सारी वास्तविक संख्याओं के लिए बने हैं। लेकिन प्रश्न में बोला है कि आप जिस एक्स का मान रखेंगे वो 0 से पाई बटा 2 के बीच में है। तो अगर 0 से पाई बटा 2 के बीच में मान रखा जाए तो अपन इस मान को, इस वाले आरेख को फिर से बनाते हैं। जब x 0 से पाई बटा 2 के मध्य होगा तो लाल कलर वाले आरेख को आप ध्यान से देखेंगे, 0 से पाई बटा 2। तो 0 से पाई बटा 2 वाला आरेख मतलब 0 से पाई बटा 2 के मध्य बनाओ, बाकी सबको भूल जाओ, इतना सा बस। इधर भी इतना सा आरेख। अब नीली लाइन को भूल जाओ, सिर्फ लाल रेखा के बारे में ध्यान दो। मतलब अगर मैं इस वाले आरेख के बारे में बात करता हूं, ये वाला आरेख अपन भूल जाते हैं। भूल जाते हैं मतलब ये वाला केस भूले, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ यहां से यहां तक के एक्स पर मतलब है, बाकी हमें किसी भी एक्स से मतलब नहीं है। तो आरेख तो काफी छोटा बन गया यार। अब आप एक्स अक्ष के समांतर कितनी रेखाएं खींचोगे? सारी रेखाएं इसे एक ही बिंदु पर काट रही है, तो ये एक एक ही है, बात खत्म, सिद्ध हो गया। आरेख से एक एक ही है, ये भी एक एक ही है। अब आपको दूसरे प्रश्न में ये बोला है, मतलब अब अपन दूसरे पार्ट में ये बोला है कि ये तो एक एक ही है, अपन ने सिद्ध कर दिया एक एक ही है। आप किताब में ऐसा जवाब या परीक्षा में ऐसा जवाब लिख सकते हैं। अब यदि मैं f प्लस जी के बारे में बात करता हूं, तो f प्लस जी, अब देखो f में 0 से पाई बटा 2 के बीच मान रख सकते हो, g में भी 0 से पाई बटा 2 के बीच मान रख सकते हो, तो f प्लस जी भी 0 से पाई बटा 2 के मध्य ही डिफाइंड होगा। अब यहां r लिख दो, दोनों में r लिखा है। तो अब f प्लस जी का मतलब क्या होगा? आप fx और gx को जोड़ दो, यही तो नया फलन है आपका। अब fx प्लस gx का मतलब है sin x प्लस cos x, यही है ना। अब ये एक एक ही है कि नहीं, कैसे से चेक करेंगे? तो 0 और पाई बटा 2 के दो तरीके हैं यार, ठीक है। यहां आप 0 और पाई बटा 2 दोनों को जानते हो, तो एक काम करते हैं, x बराबर 0 पर अपन चेक करते हैं। x बराबर 0 पर fx प्लस जी मतलब f0 प्लस g0 के बारे में आपका क्या कहना है? तो अगर आप रखोगे तो ये तो मिलेगा साइन 0 प्लस कॉस 0। अब साइन 0 प्लस कॉस 0 का मतलब क्या? साइन 0 तो 0, कॉस 0 1, तो ये तो आ गया 0 प्लस 1 मतलब 1। अगर आप x बराबर पाई बटा 2 पर चेक करोगे तो x बराबर पाई बटा 2 पर f पाई बटा 2 प्लस g पाई बटा 2, तो यहां से मिलेगा साइन पाई बटा 2 प्लस कॉस पाई बटा 2। और अगर आपको याद हो तो साइन 0 और कॉस पाई बटा 2 दोनों का मान 0 और यहां पर साइन पाई बटा 2 का मान 1, तो ये 1 प्लस 0 मतलब 1 आया। मतलब ये जो फलन है f प्लस जी, x बराबर 0 और x बराबर पाई बटा 2 दोनों पर समान मान आ रहा है। और अगर ऐसा होता है तो फलन एक एक ही नहीं होता, ठीक है। आपको ये भी शायद पता होगा, मतलब आई होप कि आप लोगों ने ये पढ़ा हो, मतलब याद है आप लोगों को कि जब यदि मैं बोलता हूं यदि fx1 बराबर fx2 हो जहां x1 बराबर x2 नहीं हो तो फलन एक एक ही नहीं होता। x1 x2 फलन के प्रांत से आने चाहिए, ऐसा ना हो कि बाहर से कोई चीज आ जाए। तो यहां पर तो ऐसा हो रहा है यार, है ना, ध्यान से देखोगे तो ऐसा बन रहा है। ये तो 0 और पाई बटा 2 दोनों पर मान समान है, इसीलिए ये एक एक ही नहीं है।
दूसरा तरीका इसका भी आरेख बना सकते थे, परंतु थोड़ा लेंदी पड़ेगा, इसलिए इसे हम छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, मतलब यहां तक ठीक है, फाइन है। तो प्रश्न 51 के साथ ये कहानी होती है समाप्त। अगर आप इस वीडियो को मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो काफी अच्छी बात है। अगर आप प्लेलिस्ट में वीडियोस को ढूंढने में कोई दिक्कत महसूस करते हैं तो जाइए गूगल पर लिखिए www.magnetbrains.com। वहां पर जाते ही आपको CBSE 7वीं से 12वीं हिंदी का चयन करना है। जैसे आप इसका चयन करेंगे तो आपको गणित विषय मिलेगा। गणित विषय में आप लोग क्लिक करेंगे, सारे चैप्टर आपको मिलेंगे जो पढ़ाए जा रहे हैं। जिस चैप्टर पे क्लिक करेंगे उसके सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। जिस टॉपिक पे क्लिक करेंगे उसका वीडियो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है आपके सामने, मतलब कहानी इस प्रकार है। बाकी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और लाइक करना है, क्योंकि आपको मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी बेसिकली 7वीं से लेकर 12वीं तक आपके बोर्ड का अध्ययन पूरी तरह से फ्री पढ़ाता है। इसके लिए आपको कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, ये टोटली फ्री है। आप सभी से जल्दी ही मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।